ये दलित मुस्लिम एकता से वोट करते हैं और ओबीसी समाज लिख के जो उसके साथ जो मजबूत है। तो ये रविंद्र गांधी खड़ा है ओबीसी समाज को मजबूती करने के लिए, मनीष है। तो मैं बता दूं, दलित मुस्लिम एकता तो बहुत पुरानी है और एक एहसान है मुसलमानों का, याद रखना तुम सब पूरे दलित समाज पर, पूरे भारत के लोगों पे। उन्होंने अपनी सीट छोड़ी और बाबा साहब को पार्लियामेंट सभा में भेजा। पटेल और नेहरू सब लोग ये कह रहे थे कि बाबा साहब दरवाजे नहीं, मोरिया भी बंद कर देंगे, पार्लियामेंट में आने नहीं देंगे, तुम्हें संविधान सभा में आने देंगे। तो इस देश के मुसलमान ने समझा कि भाई ये व्यक्ति इसके राज में, इसके नेतृत्व में समता समानता बंधुत्व को मिल सकता है। तो मुसलमानों का बड़ा आसान है, इस बार प्रयास करेंगे। हमने वादा किया कि उनका सहयोग करेंगे तो उनको कमजोर नहीं होने देंगे, ये भी आज वादा करते हैं। और हम आपके एहसान की कदर भी करते हैं, हम आपके एहसान की कदर भी करते हैं, जो आपका एहसान है उसे चुकाएंगे इस बार। प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई वो ये है कि शिक्षा का निजीकरण हो चुका है और शिक्षा उद्देश्य विहीन कर दी गई है। शिक्षा के नाम पे खाना पूर्ति हो रही है और हमारा बेसिक है, हमारा जो बहुत छोटा तबका है, जो जिसे आप 5 साल से 10 साल 20 साल 15 तक का कह दो, उसको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है बहुत सारी चीजें तैयार करके। तो वो हम नहीं होने देंगे। इसके लिए हमने प्रयास किया है कि शिक्षा के लिए हमने भीम आर्मी पाठशाला खोलने का इंतजाम किया है। और जब मैंने बताया, जब इन्होंने नीति लागू की है तो बहुजनों ने पूरी ताकत से उसे खत्म करने का काम किया उस नीति का। इसलिए हमने शिक्षा पद्धति लागू की है और जिस दिन बहुजनों की सरकार आएगी तो शिक्षा का समान शिक्षा लागू करने का काम हम लोग करेंगे देश के अंदर, ये वादा करता हूं। बेरोजगारी चरम पे है। पिछले 20 साल में लोग कहते हैं बीमारी की ताकत कहां से आती है, तो ताकत का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमारा जो बहुत बड़ा तबका है बहुजन समाज का, वो बेरोजगार है। तो अब जो आंकड़े मेरे पास हैं उसमें ये आंकड़े हैं कि पिछली जो सरकार है ये जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करती थी, 31 मिलियन लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सरकार में देखिए कितनी झूठी सरकार है। एक बार गौर करिए कि 2% सरकारी नौकरी है पूरे देश में, 98% प्राइवेट नौकरी है। और ये रोज आरक्षण के खिलाफ लोग रोते रहते हैं, आरक्षण है, आरक्षण ये हो रहा, आरक्षण हो रहा। 2% नौकरी वाले पूरे तो देश के अंदर। तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये मांग भी है, मेरे को दोहराऊंगा भी, लेकिन मैं बता दूं कि ये जो सरकार है, ये गुमराह करने वाली सरकार है, ये झूठी सरकार है, ये लूटने वाली सरकार है, तोड़ने वाली सरकार है। इसका पूरा चिट्ठा हमारे पास है। हम आने वाले समय में रेलवे के माध्यम से और पदयात्राओं के माध्यम से उनकी पोल खोलने का काम करेंगे, इनको सत्ता में बेदखल करने का काम करेंगे। रोज अखबार पढ़ते होंगे आप लोग, चिकित्सा इतनी महंगी है कि हमारी बहुत सारी बहन रोड पे उनको उनकी डिलीवरी होती है। अस्पताल जो इन्होंने खुलवा रखे हैं, इन्होंने चिकित्सा इतनी महंगी कर दी है कि वहां गरीब आदमी जा नहीं सकता। अभी गोरखपुर में यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनके गृह जनपद में 60 बच्चे सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं। ये झूठे लोग नाम बदलने में करोड़ों रुपए खर्च करते थे। किसे मक्कार सरकार है ये इलाहाबाद का नाम बदलेंगे, ये मुजफ्फरनगर का नाम बदलेंगे, ये शामली का नाम बदलेंगे। अरे अगर करना है काम, तुम्हें कोई नीति होती तो तुम्हारी सरकार में 60 बच्चे, जिनके बच्चे को देखो सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से मर गए, तुम करोड़ों रुपए नाम बदलने में लगाओ, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तो ये मक्कार सरकार सावधान रहना है। हमारे उद्देश्य हैं, जिन उद्देश्य में हम लोग काम कर रहे हैं। पहला उद्देश्य मैंने बताया समान शिक्षा, समान चिकित्सा। समान शिक्षा में यह है कि चाहे वो डीएम का बच्चा हो, चाहे वो मजदूर का बच्चा हो, चाहे वो किसान का बच्चा हो, चाहे मंत्री का बच्चा हो, चाहे मुख्यमंत्री का बच्चा हो, एक ही पढ़ाई हो, एक ही स्कूल हो, एक ही किताबें हो और शिक्षा फ्री हो। तब पता लगे किसमें कितना जगह फ्री रोकना पड़ता है। आरक्षण की वजह से कौवे जो है वो खा रहे हैं दाना और हंस जंगल चले गए। तो उन्हें बता दो, समान शिक्षा नीति लागू करो। बहुजनों को पहले पूरे देश में जब किसी संविधान नहीं लिखा गया तो बाबा साहब ने संविधान लिख के बताया कि शिक्षा में सबसे आगे। अभी यहां बात हो रही थी, ये जो आंदोलन है, ये पूरी मूवमेंट है जो भीम आर्मी की स्टार्ट हुई है, साहब का सिद्धांत का लिखा है रास्ते पे कि बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए हुई है। तो पूरे बहुजनों की हिस्सेदारी है इसमें और हमने
तय किया है बीमारी प्रमुख होने के नाते कि हम दूसरों की तरह गद्दारी नहीं करेंगे। बहुजन समाज का पूरा नेतृत्व रहेगा और सिर्फ बहुजनों के लिए जगह है और किसी के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ बहुजनों के लिए जगह है, सर्वजनों के लिए कोई जगह नहीं है। सर्वजनों की खुद की बहुत सारी संस्थाएं हैं, कुछ संगठन में पार्टियां हैं। हम सिर्फ अभी काम करेंगे बहुजनों का, जिस दिन बहुजनों को उस आयाम पर ले जाने के जहां वो देश की व्यवस्था में देश के जितने संसाधन उनकी हिस्सेदारी हो जाएगी, सारा बहुजन समाज मजबूत हो जाएगा। फिर हम सर्वजन के बारे में सोचेंगे। सच्चर कमेटी, मैं कुछ आयोग के नाम पढ़ रहा हूँ, बड़े गौर से सुने। मुस्लिम नौजवान भी आए, ओबीसी नौजवान भी आए। सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट थी, 12 साल हो गए, आज तक लागू नहीं हुई इन पे। ये सिर्फ मुसलमानों में जैसे होने का दावा करते हैं जितनी भी सरकारें रही है। हम भरोसा दिलाते हैं कि मुसलमान अपने आप को कमजोर ना समझे, किसी भी सूरत में पूरी बीमारी उनके साथ करिए और किसी भी सूरत में तुम्हारा अधिकार नहीं छीनने देंगे, तुम्हारा उत्पीड़न नहीं होने देंगे, तुम्हें जाति के नाम पे पीट नहीं देंगे। ये वादा आज बंजोर की धरती से चंद्रशेखर करके जा रहा बीमार के बाद चलते। ओबीसी समाज के लिए मंडल कमीशन, ओबीसी समाज के लिए मंडल कमीशन था। इन्होंने जानबूझ के 6 दिसंबर को बाबरी की शहादत करवाई कि जिससे मंडल कमीशन की सिफारिशों को रोका जाए और उन्होंने लागू करवाया कि उसमें कुछ अमेंडमेंट करवा दिए। अरे ओबीसी समाज तो खुद से पहले कमजोर था, तुमने जातियों में तोड़ रखा। तो अपने पिछड़े, जिन्हें पिछड़े कहते हैं, मैं पिछड़ा कहता हूं, उन पिछड़े भाइयों को जुट करने के लिए उनकी आबादी के हिसाब से, क्योंकि 1931 की जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना में 19 से 31% आबादी थी दलित समाज की। गौर से सुनना, दलित समाज की आबादी थी 19 से 31% और मुसलमानों की आबादी थी 14 से 19% और ओबीसी वर्ग की आबादी थी 52%। ये वो 85% है जिसके लिए हम लोग रोज चिल्लाते हैं कि 85% के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने उनकी हिस्सेदारी नहीं दी। अगर ये हिस्सेदारी नहीं देंगे तो बहुजनों को चाहिए कि अपनी सरकार बना के हिस्सेदारी छीन ले, मांग लेने कुछ नहीं मिलता है यहाँ। और तुम इतने मजबूत लोग, इतने जिम्मेदार लोग, इतना सारा वोट है तुम्हारा, तुम क्यों दूसरा गुलामी करोगे भाई? आपको चाहिए बहुजनों की सरकार बनाए, जिसमें बहुजनों का प्रतिनिधित्व हो, आपकी बात को कहने वाला हो। उसके बाद ही मुझे लगता है कि आपके लिए नीति बन सकती है, आपके लिए काम हो पाएंगे। इसके लिए हमने बहुत जिम्मेदारी से बात करके तय किया है कि हम चाहेंगे कि सरकार से निवेदन करें और न्याय निवेदन करें तो आंदोलन करेंगे कि जातिगत आधार पर जनगणना करनी चाहिए। कितनी आबादी किसकी है, कितनी हिस्सेदारी किसकी है, कितना आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए, इस पर समीक्षा हो। समीक्षा आरक्षण का नहीं हो, समीक्षा हो जाति में कि कितनी किसकी आबादी है। जातिगत आरक्षण लागू हुआ है देश में, तो जातिगत जनगणना भी जरूरी है। आप लोग समर्थन करते हैं जातिगत जनगणना हो तो ये होकर रहेगी, नहीं होगी तो जब बहुजन सरकार आएगी तब कराएंगे, बहुजनों की हिस्सेदारी देंगे। साथी चिल्लाते रहते हैं भैया ईवीएम वैसे जीत जाएंगे, फ्रॉडी लोग, चोर लोग वैसे चोरी कर लेंगे। तो हम ईवीएम का भी आज इस मंच के माध्यम से बहिष्कार करते हैं। हम सरकार को चेतावनी देते हैं ईवीएम से नहीं, जब पूरा, क्योंकि हम वोटर हैं और हमें वोट देना है। जब वोटर ये चाहता है कि बैलेट पेपर में चुनाव हो और पूरे जितनी पार्टियां वो सब चाहती है बैलेट पेपर चुनाव हो, तो भाजपा के सारे में नहीं चलेगा दे, भाजपा कहीं पर नहीं चलेगा दे। लोकतंत्र है, लोगों का समूह है और लोगों की मांग है कि बैलेट पेपर चुनाव है, तो भी मांग का समर्थन करती है। जब आंदोलन होगा, पुरजोर विरोध होगा, चुनाव बैलेट पेपर से होगा। साहब ने कहा था बैलेट के साथ बुलेट की भी तैयारी रखनी है। अब भीम आर्मी का उत्तर देखें कौन करेगा वोटों चोरी, हम उसकी वो बात देखेंगे। ये रो रहे हैं रोना आरक्षण का, ये रो रहा है रोना आरक्षण का। तो जब बहुजनों की सरकार आएगी, आप लोगों का अधिकार होंगे, आप लोगों के नेता होंगे, आप लोगों की नीति होगी, तो पूरे निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करवा देंगे। ये वादा करते हैं मंच के माध्यम से। पूरे निजी सेक्टर में आरक्षण होगा, क्योंकि बिना आरक्षण का रिप्रेजेंटेशन होगा ही नहीं। जब आपकी बात कहने वाला नहीं होगा तो आपका तो शोषण ही होगा ना वहां। तो निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू होगा। ये बहुजन सरकार आने तक खड़ा कर देंगे, किसी को मौका नहीं देंगे कि वो हमारे लोगों को कर सके। देश की न्यायपालिका के 4 जज बाहर निकल के आए और उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र
व्यवस्था होनी चाहिए, बहुजनों को आरक्षण मिलना चाहिए, तभी जाके जुडिशरी में समता समानता की बात हो पाएगी। तो जुडिशरी में आरक्षण की हम लोग डिमांड करते हैं, और अगर डिमांड सरकार पूरी नहीं करेगी तो सरकार जो बहुजनों की बनेगी तब पूरी करवाएंगे। ये मुद्दे याद रखो, करवाना है, इसके लिए जगाना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। 1 लाख जो जॉब है, पूरे 1 लाख जो जॉब है, जितने प्रमुख सचिव बनते हैं उनमें हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक ही जाति के लोगों की बहुलता है। तो हम सरकार को बताते हैं, अगर आप विदेशी होने का दावा करते हैं दलितों का, मुस्लिमों का, ओबीसी का, तो 1 लाख में ये पूरे 1 लाख जो है उनमें आरक्षण लागू कीजिए, उनका सही प्रतिशत हमें दीजिए। हमारा व्यक्ति जब प्रमुख सचिव बनेगा तो जब हमको उत्पीड़न होगा तो उनको तकलीफ होगी। तो हम ये भी डिमांड करते हैं कि 1 लाख का आरक्षण लागू हो। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आईबी, ये जो सारी संस्थाएं सरकार के कब्जे में है, इनको स्वतंत्र किया जाए। आपने देखा कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, तो मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इनमें आरक्षण की व्यवस्था हो, और सीबीआई और ऐसे पदों पर जो मुख्य पद है कभी दलित समाज नहीं गया है, तो ऐसे में दलित समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए, जो इनके अधिकार को छीना जाए, इन्हें इकाइयों का दुरुपयोग न हो। ये चांद, ये सूरज, ये सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक आपके हाथ मेरे हाथ में रहे, और साथ से टूट कर गिर जाओ, पत्ता नहीं है चंद्रशेखर, आगे तो कह दो औकात में रहे। अभी भाजपा भारतीय संविधान दिवस मना रही है 26 नवंबर को। ये वही लोग हैं जो संसद चलते हैं, ये वही लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते, इनका अपना संविधान है मनुस्मृति, और ये भारत के राष्ट्रध्वज को भी नहीं मानते, ये भगवा ध्वज को मानते हैं, ये बाबा साहब विश्वविद्यालय तो निकालते हैं। आज जैसे शिकारी दाना डाल के आपको लूटने का काम करता है, फंसाने का काम करता है, ये चाल चल रहे हैं, इनकी चाल में आके गुमराह नहीं होना है। अगर भाजपा इतनी तेजी दलितों की, तो वो संविधान को पूर्ण रूप से स्थापित करे। 26 नवंबर को संविधान ने जो दलितों को, माइनॉरिटी को, ओबीसी को जो दिया है वो लागू करे, वरना कुर्सियां खाली करे। अगर सरकार ये वादा कर लेगा तो वादा हमने बहुत दिनों में 72 सालों में सुन लिए। अभी देश का युवा, बहुजन युवा किसी भी सूरत में जो है वादे नहीं सुनेगा, काम देगा, सिर्फ काम। हम लोगों को सवाल करना सिखा रहे हैं, आप सवाल कीजिए, अपनी बात रखें, नेता चाहे कोई भी हो, नेता का काम है सबको राजनीति की बात बता रहा हूँ। देखो आजकल की जो राजनीति है वो देश से नहीं है। एक व्यक्ति आपके बीच जाता है, आपके पैर छू रहा है, आपकी बात करता है, कहता है कि विधायक बनूंगा, एमपी बनूंगा, बहुत कुछ करूंगा, लेकिन जिस दिन वो चुनाव जीत जाता है आपके बीच में नहीं आता, आपको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, आप उसे घर जाते हो तो नेताजी कहलवाते हैं नहीं, मैं ऐसी राजनीति के बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं चाहता हूँ राजनीति ऐसी हो कि वो व्यक्ति 24 घंटे समाज के लिए जिन्होंने बना के भेजा उनके लिए तैयार रहे, उनके दुख सुख में, और जगह जिन मैनिफेस्टो जो उद्देश्य ने दिया इतना काम होना चाहिए, इसे काम को करे, तब तो राजनीति का फायदा होना, राजनीति का कोई फायदा नहीं। हम फिर भी पिट रहे थे, पहले पिटे थे, अब भी पिट रहे, लेकिन अब हमने तैयार किया राजनीति वो वही व्यक्ति करेगा जो हमारे मुद्दों पर काम करेगा। हम किसी ऐसे व्यक्ति को राजनीति नहीं बनाएंगे, अपना नेता नहीं बनाएंगे जो कहीं और से आके हमारे साथी बैठ जाए और कहे मैं तुम्हारा नेता हूं। ऐसा व्यक्ति हमारा नेता नहीं है, नाम स्वीकार कर देते। क्या युवा गुलामी पसंद करेगा? तो जब तुम्हारे बीच का आदमी होगा तभी तो तुम्हारी आपकी बात उठेगी, या फिर फर्जिया का उठा देगा, तो तुम्हें तैयार रहना है। एक है डॉक्टर सैन गुप्ता की रिपोर्ट, वो रिपोर्ट है कि इस देश में 83 करोड़ लोग अर्धभुखमरी के कगार पे हैं। आज तक किसी सरकार ने सिस्टम देखा नहीं। वो कौन है 83 करोड़ लोग? वो कोई जनस्वास्थ्य जाति के लोग नहीं है, वो सिर्फ इसी तबके के लोग हैं जिनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति देश का सार्वजनिक आंकड़ा है, डॉक्टर सैन गुप्ता की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं आप कि 83 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी हालत है कि एक टाइम में खाना मिलता है, तो वो तुम्हारे जैसे कमजोर तबके के लोग हैं, उनके लिए काम करने का समय आ गया है। इसीलिए मैं 85% की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग तैयार रहे, इसे परिवार को जोड़ना है, एकजुट करना है, मजबूत करना है। एक मोहन धारिया कमेटी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में लिखा है कि बहुत सारे दबंगों पर देश के बहुत सारे हिस्से में 175 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है वो उनके कब्जे में है। अगर वो भूमि के कब्जे छुड़ा दी जाए तो बहुत सारे कोई ऐसा परिवार नहीं बचेगा पूरे देश के अंदर
चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो या स्वर्ण हो, कि जिसके पास 5 बीघे धरती ना हो, 5 बीघे जमीन ना हो, तो मैं वादा करता हूँ जो पहले दिनों में सरकार आएगी तो बीमान ये लागू कराने का काम करेगी कि प्रत्येक परिवार को 5 बीघे जमीन मिलेगी तो किसान बनेगा। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद। ये रैली रोकने का बड़ा प्रयास हुआ, सब जानते हैं, मैं किसी की बुराई और समर्थन नहीं करता हूँ। अगर मैं एक बात बताता हूँ, सुनना मेरे काम से, राजमहलों से खंडर का रास्ता हो जाएगा, हम फकीरों से जो उलझेगा फना हो जाएगा। हम दरिया में मालूम है उधर अपना जिस ओर बह निकलेंगे रास्ता हो जाएगा। नौजवान यहाँ खड़े हैं, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद। ये नौजवान यहाँ खड़े हैं, ये ताकत है देश की। मैं इनके लिए भी कुछ कहना चाहता हूँ, संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। देश के युवा को नजरअंदाज करके कोई ना इस देश में राजनीति कर सकता, ना सामाजिक नीति कर सकता, ना इस देश का भला कर सकता, तो देश के युवा का भी जो ध्यान रखना पड़ेगा। अब साहब काशीराम ने कुछ कहा है और मैं उन्हें आदर्श मानता हूं, तो मैं आप लोगों के बीच सार्वजनिक कर रहा हूं, सुनिए। बिना सामाजिक एकता के राजनीतिक एकता वो पेड़ है, वो पौधा जो हल्के हवा के झोंके से गिर जाएगा। इसलिए मैं बहुजनों को जागरूक करने के लिए कि मक्कार सरकार गुमराह ना कर दे, उन्हें तोड़ ना दे, इसलिए मैं आप लोगों के बीच आया हूं, सामाजिक रूप से एकजुट रहना, इनकी बातों में मत आना। साहब ने कहा राजनीति चले ना चले, सरकार बने ना बने, लेकिन सामाजिक क्रांति न होनी चाहिए। सामाजिक क्रांति का बैनर था, मुझे याद है 2 अप्रैल को अपने इतिहास रचा, कुर्बानी दी, लेकिन भारत ने बता दिया कि हम भारत को बंद भी कर सकते हैं और जो भारत बंद कर सकते हैं भारत को चला भी सकते हैं। साहब ने एक नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। एक नारा था साहब का, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। और इसी वजह से बहुजन मूवमेंट कमजोर हुई है हमारी, क्योंकि जिसकी भागीदारी व्यक्ति थी उसको तो दिया नहीं, जिसकी भागीदारी व्यक्ति उसको तो दिया नहीं, और जिसकी भागीदारी नहीं थी, जो पहले से मजबूत थे, उन्हें हमारे सिर पर बिठा दिया। आप मुझे बताओ, क्या इस देश में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है? क्या इस देश में ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है? फिर किस हद से लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों का देश में शोषण हो रहा है? जिन्होंने आज तक शोषण किया 5000 साल तक, उनका भी शोषण हो सकता है क्या? हम मानवतावादी लोग हैं, बुद्ध के लोग हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, सदगुरुदास भगवान वाल्मीकि की बात करते हैं, प्रेम भाईचारा बंधुत्व की बात करते हैं। हम किसी का उत्पीड़न करने नहीं आए, यहाँ तो हक की आवाज उठाना भी नक्सली और आतंकवादी घोषित किया जाता है। तो अगर तुम हमें नक्सली कहो, तुम हमें आतंकवादी कहो, हमें मंजूर है, लेकिन हक की आवाज तो उठाएंगे, मरना पसंद करेंगे, लेकिन झुकना पसंद नहीं करेंगे। मीडिया पैसे से खरीद नहीं पाए अपने भाई को, क्योंकि वो नोट नहीं बना, माफिया का डर दिखा नहीं पाए, क्योंकि इतने मजबूत लोग साथ रहते हैं कि इनके औकात नहीं कि आपके भाई को मरवा दे। और अगर मर भी जाओगे, अगर मर भी जाओगे तो मिशन को रुकना मत देना। 1000 चंद्रशेखर के बलिदान हो गए तो मिशन को रुकना मत देना। अब इनके पास एक चीज बची जो इनके कब्जे में है, अगर मीडिया इनकी बात नहीं दिखाती, इनका सच उजागर करती है, तो तुरंत उनके जो ऑफिसर को छापे मारे लग जाते हैं, उनपे ईडी और इनकम टैक्स बिठा देते हैं, उनपे सीबीआई की जांच बिठा देते हैं, तो वो भी कर रहे हैं, वो भी अघोषित इमरजेंसी का शिकार है। तो जब बहुजनों की सरकार आएगी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हम चिंता करेंगे और किससे नहीं होने वादा करते हैं हम लोगों को। अब ये रोज चरित्र हनन करने का काम करते हैं, वो रोज चरित्र हनन काम करते हैं, रोज आरोप लगाते हैं। हम मुझे पूरा भरोसा किया मेरे खिलाफ चरित्र हनन का झूठा मुकदमा कराएंगे, आप लोग घबराना नहीं। मैं इस समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए 1000 बार जेल चला जाऊंगा, लेकिन झूठवानी में समझौता करूंगा। काशीराम ने मुझे दिखाया कि संघर्षों से लाल पैदा होते हैं और समझौतों से दलाल पैदा होते हैं। तो गर्दन कटवा सकते हैं, गर्दन झुकने नहीं देंगे।
तुम्हारी सरकार, एमपी में तुम्हारी सरकार, राजस्थान में तुम्हारी सरकार, सेंटर में तुम्हारी सरकार। दम है तो बनाओ, दम है तो बनाओ। संविधान के खिलाफ जाओ तो सही, संविधान के खिलाफ जाओ तो सही। ये संविधान के समर्थक होने की बात करते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाने की बात करते हो। सबरीमाला केरल में महिलाओं ने जानने की आजादी मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जाओ। इन्होंने क्या कहा, संघ के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने विरोध किया, धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है, ये कौन सा संविधान से देश चल रहा है? तो आज देश के संविधान को खतरा है, आज इस देश के संविधान को खतरा है। इसलिए खतरा नहीं होने देगा पूरे संविधान समर्थकों को, जिनको संविधान के अधिकार मिले, चाहे वो SC हो, ST हो, मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक हो, ट्रांसजेंडर हो, हमारे OBC भाई हम सबके साथ हैं, किसी का उत्पीड़न नहीं होते, पूरे कमजोर तबके के साथ है। और तुम्हारा अगर बचाव है, तुम्हें अधिकार मिले, तुम्हारी सुरक्षा हो रही है, तो वो संविधान की वजह से हो रही है। तो संविधान सुरक्षित करने में जितना संघर्ष दे रहा होगा उतना बहुजनों के पूरे समाज का होना चाहिए, तभी जाके भला हो सकता है। यहाँ यूपी पुलिस सेवा के जो लोग हैं वो भी बहुत बहुसंख्यक मात्रा में, तो भी कई जगह देखते कोई भी बीजेपी का नेता उठा के अपनी पिटाई कर देता। तो जो पुलिस खुद सुरक्षा के लिए है वो सुरक्षित नहीं है। तो आप भी भरोसा रखे, आपको सुरक्षा देने का काम सरकार के माध्यम से बहुजन सरकार ने करेगी। परेशान नहीं होना है, लोकतंत्र है, किसी का अपमान नहीं करने देंगे। जो अपमान पहले हो चुका वो उसमें कई भागीदारी आपकी भी नहीं होगी, क्योंकि आजकल क्या है, जिसकी सरकार होती है प्रशासन उसका होता है। लेकिन मैं बता दूं, वो कुर्सियां संवैधानिक है, उस पर बैठकर जटगिरी नहीं चलेगी। आज अगर हमारे लोग उत्पीड़न कर रहे हो, आज हमारे को लाठी मार रहे हो, तो सरकारें भी मदद करती है, तो फिर क्या नौकरी नहीं करोगे, फिर क्या भाग जाओगे आज तक? तो लोकतंत्र में ये संविधान ने संवैधानिक कुर्सियां तुम्हें, तनख्वाह तुम्हें इसलिए मिलती है कि तुम लोगों की सुरक्षा करो, उनका सहयोग करो, देश को प्रदेश को संभाल के रखो। तुम्हें एजेंटगिरी करने के लिए कुर्सियां नहीं मिली है। अगर हमारे लोगों को उत्पीड़न करोगे तो कल जब बहुजन सरकार आएगी आपको भी बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। हम लोकतंत्र के हित में हैं, संविधान के हित में, लेकिन अपने लोगों के सम्मान और स्वाभिमान और उनका जो अधिकार है उनसे छेड़छाड़ किसी के सूरत में बर्दाश्त नहीं है। तो मैं जो बात कर रहा था, लोकतंत्र में नेता भी तुम्हारा गुलाम, लोकतंत्र में ये जो प्रशासनिक अधिकारी है ये भी तुम्हारे नौकर है, मालिक नहीं है, ये भी तुम्हें याद रखना चाहिए। इनको ज्यादा सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। साहब काशीराम ने बताया कि लोकतंत्र में संविधान की वजह से जो अधिकारी बने बैठे हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए है, इसलिए उन्हें पैसे मिलते हैं, इसलिए उन्हें सुविधाएं मिलती है। तो वो लोगों को मेरा निवेदन है कि हमारे लोगों को पीटने का काम ना करें। ईमान भी पूरे देश में बहुत मजबूत है, हम अपने सम्मान के लिए संघर्ष करने के तैयार हैं, हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारी मदद करें। मैंने जो बताया कि ये मंदिर के मुद्दे बात कर रहे हैं, ये तोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए बहुजन समाज को जोड़ने के लिए मैं आया हूँ और करता रहूंगा। मैंने बताया मुकदमे हो, राजसूता लगे, फांसी लगे, कुछ भी लगे, लेकिन अब रुकूंगा नहीं। जिन लोगों ने आयोजन ये प्रोग्राम आयोजन किया है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरा छोटा भाई वरुण भी था, वो भी मुझे मैसेज करवा दे, ग्रुप पेज में मेरा मैसेज आया था कि भैया हम किसी गुलाम नहीं है, आप और पूरे सम्मान करेंगे। तो बहुजनों की धरती है, ये जो धरती है बिजनौर के लोग साबित कर जाएंगे किसी गुलाम नहीं है। तो मैं आपको हमसे नमन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और 2 अप्रैल के जो लोग पीड़ित है, जो हमारे बीच से चले गए हैं, जिनको लाठी मारी गई, जिनको गालियां देके बंद किया गया, जिनको पीड़ित हुआ, उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं। 1 दिसंबर से मुजफ्फरनगर से आंदोलन स्टार्ट होगा, पूरे देश में जाएगा, बिजनौर में भी आप लोग करिएगा, लेकिन किसी भी सूरत में गुलामी बर्दाश्त नहीं करिएगा। किसी भी जब भी